नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे नेशनल हाईवे के द्वारा जो जमीन का अधिग्रहण किया जाता है नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए उसके संदर्भ में चर्चा करूंगा। साथियों, इसके पहले हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो नेशनल हाईवे के अलावा अगर किसी भी तरह की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो हमने उसके संदर्भ में किया था। लेकिन जब किसी भी स्टेट में, जब किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जब वहाँ पर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाता है, नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट किया जाता है, उसका मेंटेनेंस किया जाता है, तो साथियों उसके लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और जो उसका अमेंडमेंट हुआ है 2013 में, इनके अलावा भी एक एक्ट है जिसे नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के नाम से जाना जाता है। और ये एक्ट प्रभावशील होता है जब किसी भी स्टेट में नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो नेशनल हाईवे के द्वारा जो एक्विजिशन किया जाता है लैंड का, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसमें हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं और उसमें जो मुआवजा का जो निर्धारण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है। इसके अलावा और भी उससे जुड़े संबंधित तथ्य जो हमें जानना जरूरी हो सकता है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल हाईवे के लिए जो अथॉरिटी काम करती है वो होती है नेशनल NHAI, जिसे हम बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है। और साथियों, NHAI एक अथॉरिटी होती है जो नेशनल हाईवे बनाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और सारी जिम्मेदारी NHAI की होती है कि वो वहाँ पे रोड का निर्माण करे, वहाँ पे जो भी मेंटेनेंस है वो करे, ज़मीन का एक्वायरमेंट करे, जो भी असेसमेंट किया जा रहा है, जो भी सर्वे किया जा रहा है वो करे। उसके बाद जो भी कंपनसेशन है, वहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, साथ में जो इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब है कि जो भी प्रभावित लोग हैं जिनकी ज़मीन ली जा रही है नेशनल हाईवे के उद्देश्य के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, वो लोग हैं, उनको जो मुआवजा पे करे। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं और जितने भी काम हैं, ये सारे काम साथियों यहाँ पे NHAI के द्वारा किए जाते हैं। वहीं इसके अलावा हमने जो दूसरा एक्ट पढ़ा था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और 2013, इन दोनों में आपने देखा होगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी कहीं ना कहीं कलेक्टर के पास होती है, तो SDM के पास होती है। इनमें से किसी एक व्यक्ति को भू अर्जन अधिकारी बनाया जाता है और जो भू अर्जन अधिकारी होता है उसी के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जो भी प्रक्रिया है उस एक्ट में बताई गई है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन साथियों, यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है वो NHAI की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। साथियों, जो NHAI है ये ऑटोनोमस बॉडी है। इसके जिसमें जो भी, अगर मैं जिस वीडियो में जो भी वर्ड यूज करूँगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो इसका मतलब होता है कि NHAI के द्वारा जिन भी लोगों को उसके लिए जिम्मेदारी दी जाएगी उस कार्य को करने के लिए, तो उनको मैं बोलूँगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और साथियों, इस एक्ट में अगर आप इस एक्ट को पढ़ेंगे कहीं पे, तो उसमें कहीं कहीं काला वर्ड यूज किया गया, CALA ऐसा वर्ड यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन। तो NHAI में जहाँ भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात आती है, अगर आप कहीं एक्ट भी पढ़ रहे हैं या फिर इसका आपको नोटिफिकेशन देख रहे हैं या फिर आप कहीं गूगल में सर्च कर रहे हैं, नेट में सर्च कर रहे हैं, या आपके पास कोई नोटिस आया है, तो हो सकता है उसमें काला वर्ड मेंशन हो। इसका मतलब वही होता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन। अब साथियों, इसमें जो स्टेज बताई गई है कि किस तरीके से इसमें जो लैंड एक्विजिशन किया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो साथियों सबसे पहले समझते हैं कि क्या प्रक्रिया होती है। इसमें अमूमन जो आप लोगों को जानकारी होगी, जो लैंड एक्विजिशन होता है साथियों, तो इसमें आपने देखा होगा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक तो 3A का प्रकाशन किया जाता है, दूसरा 3D का प्रकाशन किया जाता है। तो साथियों, 3A का प्रकाशन अगर हम एक मोटे तौर पर देखें तो 3A का प्रकाशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट किसी भी लैंड को लेना चाहती है, उसको एक्वायर करना चाहती है, तो एक प्रकार से ऐसा मान सकते हैं कि वो एक इंटेंशन नोटिफिकेशन होता है। उसे एक इंटेंशन नोटिफिकेशन जैसा शब्द यूज करना चाहिए कि गवर्नमेंट एक प्रकार से हमें इंटीमेट करती है कि हम इस जमीन को एक्वायर करना चाह रहे हैं। इसलिए वहाँ पे जो नोटिफिकेशन का जो पब्लिकेशन किया जाता है, जो 2 न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन किया जाता है, उसमें से एक उसमें वल्लभपुर लैंग्वेज में होना चाहिए, मीन्स लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, तो वो 3A का नोटिफिकेशन होता है। उसमें आपको ऐसा
बताया जाता है कि इन जमीन को सरकार एक्वायर करना चाहती है पब्लिक पर्पस के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें परमिशन देती है कि सरकार इसको पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर करना चाहती है, उसके लिए 3A का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है साथी। इसके बाद कुछ और भी प्रोसेस होती है जो हो सकता है कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जो प्रभावित लोग हैं, उनसे जरूरी ना हो, लेकिन उसकी चर्चा कर लूँ क्या प्रक्रिया होती है। इसके बाद जो आप लोगों को जो जानकारी होगी वो 3D का नोटिफिकेशन साथी। 3D का नोटिफिकेशन मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट उस जमीन को एक्वायर करने के लिए जब नोटिफिकेशन जारी करती है कि हाँ अब हम इस जमीन को एक्वायर कर रहे हैं, तो उस वहाँ पर 3D नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। साथ ही 3A का जो नोटिफिकेशन होता है और जो 3D का नोटिफिकेशन होता है, इसके बीच में लगभग 1 साल का टाइम होता है और ये पब्लिकेशन किया जाता है। 3A के नोटिफिकेशन के बाद जो भी उसमें कहीं भी कुछ कमियां होती हैं या फिर जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं उनके कुछ कंप्लेन होते हैं, उनके कुछ क्वेरी होती हैं, उनके कुछ आर्गूमेंट होते हैं, तो उनको सुना जाता है NHAI की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। और सुनने के बाद उसमें अगर वो कोई भी ऐसा फैसला देते हैं जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं उनके हित में है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वहाँ पे उसका जो रीजन है वो भी रिकॉर्ड करना पड़ता है कि हाँ हमने इनके पक्ष में क्या फैसला दिया। उसके बाद 3D का नोटिफिकेशन किया जाता है साथियों। और 3D के नोटिफिकेशन के बाद साथियों फिर उसका असेसमेंट होता है। असेसमेंट के बाद फिर कंपनसेशन का निर्धारण होता है। कंपनसेशन का जो निर्धारण होता है वो यहाँ पे भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जो आसपास जो जमीन है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, वो देखा जाता है। और भी इसके अलावा जो फैक्टर हैं जो हमने पिछले वीडियो में बताए हैं आपको, वो भी देखे जाते हैं कि वो किस में आ रहे हैं। वो आपका एग्जैक्टली आपकी सिंचित भूमि है, असिंचित भूमि है, विकसित है, अविकसित है, शहरी है, ग्रामीण है, इन सब चीज़ों का फैक्टर देखा जाता है। और साथियों इसमें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। NHAI में जो है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लागू होता है। वो या तो 1 होता है या फिर 2 होता है। वो साथियों डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लागू होता है। अमूमन जो NHAI का जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर हम देखें तो जो अर्बन एरिया रहता है उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 लागू करते हैं, और जो रूरल एरिया है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 लागू करते हैं। लेकिन इनके बीच भी कुछ गांव होते हैं, उनकी जो शहर से जो गांव के बीच की जो डिस्टेंस होता है, जैसे 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग कहीं कहीं पे जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 1.23 ऐसा करके वो लोग डिसाइड करते हैं। तो साथ ही ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इस तरीके से डिसाइड किया जाता है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि किसी भी जमीन का किसी भी एरिया का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको देखने के लिए जो इसका जो शेड्यूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अपने को वो देखना पड़ेगा कि हमारी जमीन किस कैटेगरी में आ रही है। जिस भी कैटेगरी में हमारी जमीन आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का निर्धारण किया जाता है। साथियों इसके बाद इसमें अगर हमें जो मुआवजा दिया जाता है, मुआवजा देने के बाद हमारे पास हमें एक नोटिस भी जारी किया जाता है लास्ट में कि आपका मुआवजा दे दिया जा चुका है, आपके पास 60 डेज का टाइम है, हम जो जमीन को एक्वायर करना चाह रहे हैं आपको चूंकि मुआवजा दे दिया गया है तो आप उस जमीन को छोड़ दें। उसके बाद साथियों आप 60 दिन के बाद आपके पास टाइम होता है। और साथियों अगर हम इसकी जो मुआवजा हमें दिया गया है अगर हम उससे असंतुष्ट हैं तो यहाँ पे इस एक्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उससे अगर हम कंपेयर करें तो साथियों जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें जिस एक्ट का पालन किया जाता है वह कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। लेकिन जो NHA ये नेशनल हाईवे एक्ट 1956 है, इसमें जो एक्ट का पालन किया जाता है वो भी किसी ग्रीवेंस को सुनने के लिए, किसी शिकायत को सुनने के लिए, वो होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो हमने आपको जो पिछले वीडियो बनाए हैं उनमें आपको बताया है कि किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके से आपको शिकायत होने पर आपको धारा 18 के अंतर्गत कलेक्टर को रेफरेंस आवेदन देना होता है। या फिर अगर आपका जो 2013 एक्ट में अगर आपका जो जमीन एक्वायर हो रहा है उसके अंडर में आ रहा है तो आपको सेक्शन 64 के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। लेकिन साथियों अगर नेशनल हाईवे के द्वारा कोई जमीन अधिग्रहित की जा रही है तो वहाँ पे आपको सेक्शन 3G5 नेशनल हाईवे एक्ट के अंतर्गत आपको आर्बिट्रेटर को आवेदन देना होता है अपनी शिकायत करने के लिए। और साथ ही इसमें दूसरी बात यह है कि आपको हमने जो बताया था कि पिछले एक्ट में कि अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत किसी भी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है तो वहाँ पे आपके पास 42 डेज का टाइम होता है
अपना जो रेफरेंस आवेदन है धारा 18 के अंतर्गत या फिर धारा 67 के अंतर्गत आपके पास टाइम होता है प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन जहाँ नेशनल हाईवे एक्ट के अंतर्गत जमीन अधिग्रहित की जा रही है, वहाँ पे किसी भी टाइम ड्यूरेशन को मेंशन नहीं किया गया कि आपको कितने दिनों के अंदर आर्बिट्रेटर को आवेदन देना पड़ेगा, किसके लिए कि मेरी जमीन का जो मुआवजा दिया गया है वो सही तरीके से नहीं दिया गया है। साथियों, यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। हो सकता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से, भोपाल जिले से, तो मेरे यहाँ मेरे पूरे प्रदेश में जो आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट किया जाए, जो नॉर्मली जो नेशनल हाईवे अगर कहीं पे है, अगर वहाँ पे जो आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, अमूमन हमारे यहाँ के जो कमिश्नर होते हैं उन्हें आर्बिट्रेटर बनाया जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है, कई जगह कलेक्टर को बनाया जाता है, कई जगह इनको कमिश्नर को बनाया जाता है, कई जगह हो सकता है कि SLAO को अपॉइंट किया जाए। तो हर स्टेट के अलग अलग, और जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिस वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया था काला, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है साथियों कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर कौन होगा। और आर्बिट्रेटर को कि अपॉइंटमेंट से संबंधित भी इसमें कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया है कि अपॉइंटमेंट इसमें आर्बिट्रेटर को कब अपॉइंट किया जाएगा, कितने टाइम में अपॉइंटमेंट इसमें अपॉइंट किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आपका जब भी आपको अगर कोई ग्रीवेंस होता है तो आप आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं, अपनी शिकायत आपकी जो भी उससे कंपेंसेशन से संबंधित या फिर मेजरमेंट ऑफ लैंड से संबंधित जो भी शिकायत है आप उसको दर्ज करा सकते हैं। तो साथियों, ये हमने जाना कि यहाँ पे क्या प्रक्रिया होती है। अब इसके अलावा अब यहाँ पर मैं आपको एक एक सेक्शन का बताऊंगा। ये कुछ 5-6 सेक्शन हैं, ये 3A से लेके 3G, 3H, 3H, I3I तक है। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि इसकी जो प्रोसेस शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है और इसमें कहाँ तक जो मुआवजा दिया जाता है वहाँ तक कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है। क्योंकि अभी तक आपने जो इसका जो पब्लिकेशन में या न्यूज़पेपर में जो भी देखा होगा या फिर आपको जो नोटिस मिला होगा वो या तो 3A का नोटिस मिला होगा या तो फिर 3D का नोटिस मिला होगा। लेकिन इसके अलावा 4-5 सेक्शन और भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़मीन का रिक्वायरमेंट हो रहा है तो हो सकता है कि आपको इससे पता चले कि आपकी ज़मीन का कौन सा स्टेज चल रहा है इस पर। तो साथियों, इसमें सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो रहता है 3a इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 3a है। ये ऑफ द नेशनल हाईवे एक्ट 1956। साथियों, इसमें मिनिस्ट्री के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है लैंड एक्विजिशन के लिए। ये पहली प्रोसेस होती है साथियों। इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है वो होता है सेक्शन 3A। 3A मीन्स वही सेक्शन है ये जिसका कि पब्लिकेशन न्यूज़पेपर में किया जाता है, और इसमें जिस भी ज़मीन को सरकार एक्वायर करना चाह रही है उस ज़मीन का नोटिफिकेशन तैयार करती है, और उसके बाद वहाँ पे काला जो है वो नोटिफिकेशन जारी करता है और उसका प्रकाशन किसी भी 2 लोकल न्यूज़पेपर में किया जाता है। इसके बाद जो साथियों जो इसका थर्ड स्टेज रहता है वो रहता है यहाँ पे एक्शन लिया जाता है अंडर सेक्शन 3B ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट 1956। उसके अंतर्गत जो भी ज़मीन जिसको भी एक्वायर किया जा रहा है उसका सर्वे किया जाता है कि उस ज़मीन का जो नेचर कैसा है, उस ज़मीन की कंडीशन कैसी है, और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। साथियों, इसके बाद अगली प्रोसेस है वो होती है 3C। साथियों, 3C के अंतर्गत अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है किसी भी जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है तो उनके पास टाइम होता है कि वो 21 दिन के अंदर आके अपनी जो भी शिकायत है वो दर्ज करा दें, और उसके बाद उसमें जो काला होता है, काला मीन्स जो हमने आपको बताया जो कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्शन होती है वो निर्धारण करती है जो भी उसके ऑब्जेक्शन होते हैं कि उस पर क्या डिसीजन लेना है NHAI को, उसके अकॉर्डिंग उसका डिसीजन लिया जाता है। साथियों, इसके बाद जो आपने सुना होगा वो होता है 3D ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट। इसका मतलब होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ एक्विजिशन, मीन्स की जो जिस भी जमीन को सरकार एक्वायर करना चाह रही है उसका डिक्लेरेशन किया जाता है। इसके बाद साथ में सेक्शन 3AE इम्प्लीमेंट होता है जिसके अंतर्गत पावर होती है NHAI को कि वो पोजीशन ले सकती है। देन सेक्शन 3F, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इंटरिंग अपॉन द लैंड वेस्टिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट NHAI जो अथॉरिटी है वो जो भी लैंड जिसको भी एक्वायर किया है वो उस पर इंटर हो जाती है और जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त हो जाता है।
साथियों उसके बाद सेक्शन 3G होता है, जिसमें कि जो भी कंपनसेशन दिया जाना है जो इंडस्ट्रियल पर्सन है उसका निर्धारण किया जाता है। इसके बाद साथियों सेक्शन 3H है, जिसके अंतर्गत जो भी पेमेंट होता है वो जो भी इंडस्ट्रियल पर्सन होते हैं जिनकी जमीन ली जा रही है उनको पेमेंट डिपॉजिट कराया जाता है। तो साथियों इस तरीके से हमने शॉर्ट में समझा कि इसकी क्या गेटवे प्रोसीजर होती है, इसमें 6-7 स्टेप होते हैं। अब साथियों इसमें एक और पॉइंट है कि जो NHAI के द्वारा जो ब्याज की गणना की जाती है और जो अमाउंट का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है, तो साथियों अपलोड करने में समस्या होती है। तो साथियों हमने इस वीडियो में आपको जो भी फैक्ट बताए हैं NH एक्ट 1956 से संबंधित, अगर आपको इस एक्ट से संबंधित अगर आपको और भी कुछ समस्या है, आपकी और भी कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि जो भी प्रक्रिया है उनको समझ में आए और किस तरीके से मुआवजे का निर्धारण होता है वो अगले वीडियो में आपको अपलोड करूंगा, तो आपको वो भी समझ में आएगा कि जो मुआवजे का जो निर्धारण किया जाता है, जो आपको पैसा मिलता है, जो अमाउंट मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। धन्यवाद।